चलिए अब सिक्योरिटी लॉ में हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, लिस्टिंग अग्रीमेंट। क्या नाम है? लिस्टिंग एग्रीमेंट। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी एक चीज बताता हूं, उसको लिखना। आजकल ना लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब सेबी लोडर रेगुलेशन होने लगा है। इसी को हम सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन भी कहते हैं। लिख लिया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलो एक काम करो, जल्दी से जरा देखो तो क्या क्या पढ़ना है इसमें। बोलो जल्दी जल्दी, जोर जोर से। चलिए शुरू करें। चलो अब शांति से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? देखिए इधर देखिए, लिस्टिंग एग्रीमेंट होता क्या है, सो सुनो आप। देखिए कभी भी कोई भी कंपनी, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो तो, कंपनी इंटेंडिंग टू गेट इट्स शेयर्स लिस्टेड, मतलब एक कंपनी ऐसी है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होना चाहती है, लिस्ट होना चाहती है। तो जब वो लिस्ट होने के लिए आती है तो कंपनी और उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है एग्जैक्टली, एक अग्रीमेंट होता है। उस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है। दैट अग्रीमेंट इज नोन एज लिस्टिंग अग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, लिस्टिंग अग्रीमेंट, है ना? देखो इससे तो सिंपल सी बात है ना। तुम्हें क्या लगता है कि ओरली होता होगा क्या ये? मतलब आपको लगता है कि इतना बड़ा काम है कि कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने जा रही है, सदियों के लिए होने जा रही है, सालों साल के लिए होने जा रही है, लाखों करोड़ों शेयर लिस्ट हो रहे हैं, दिन रात ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग होने वाला है। आपको लगता है कि एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का गया, बोला कल से लिस्टिंग शुरू, कि बहुत बड़ा इवेंट है लिस्टिंग। कंपनी के लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है लिस्टिंग। इसलिए देखा होगा जब भी कोई कंपनी लिस्ट पहली बार होती है, खासकर बीएससी में तो ऐसा कल्चर है कि एक घंटी बजाया जाता है, घंटा बजाया जाता है। देखा है तुमने? नहीं देखा तुम लोगों ने? कभी देखा नहीं एक ओपनिंग बेल बजाया जाता है? हैं? क्या बोल रही है? हैं? स्कूल में? चलो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन एनी कंपनीज लाइफ, है ना? किसी भी कंपनी के लाइफ में लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, सबसे बड़ा इवेंट है। क्योंकि किसी भी कंपनी के लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट तो लिस्टिंग ही होना है। सबसे बड़ी तो लिस्टेड कंपनी होती है, ओपीसी से स्टार्ट होता है। ओपीसी स्मॉल कंपनी, प्योरली प्राइवेट कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी, फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टिंग तो खैर सबसे ऊंचा स्टेज है जो कोई भी कंपनी अचीव करती है। तो आपको लगता है कि लिस्टिंग कब होगा, जब स्टॉक एक्सचेंज परमिशन देगा। तो स्टॉक एक्सचेंज परमिशन ओरली दे देगा या राइटिंग में एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में। इस एग्रीमेंट, अब एक्चुअली क्या था सुनो, पहले ये एग्रीमेंट के फॉर्म में पूरा होता था शुरू से अंत तक, इतना बड़ा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के अंदर जितने पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो पहले 2015 से पहले जब मैं बच्चों को लिस्टिंग पढ़ाता था तो मैं लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था, क्लॉज। बाद में सेबी ने क्या किया, इस लिस्टिंग एग्रीमेंट को छोटा कर दिया। मतलब सेबी ने सारे स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि आप लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर जितने क्लॉज लिखे हुए ना, क्लॉज के नाम से चलता है, एग्रीमेंट है, तो थोड़ा लीगल बाइंडिंग इफेक्ट कम है। तो मैं काम करता हूं, सारे क्लॉज को रेगुलेशन के फॉर्म में लिख देता हूं
और उसका नाम रख देता हूं सेबी लोडर रेगुलेशन। तो अब यही एग्रीमेंट किसका रूप ले चुका है? रेगुलेशन का रूप ले चुका है। अच्छा, इसका क्या मतलब, एग्रीमेंट खत्म हो गया होगा या एग्रीमेंट के क्लॉज थोड़े कम हो गए होंगे? एग्रीमेंट तो आज भी होगा, स्टैम्प पेपर पे तो होगा ना। अरे बिना एग्रीमेंट का लिस्टिंग हो जाएगा, क्या बात करते हो यार? एग्रीमेंट आज भी हो रहा है, पर इसमें हो क्या है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या लिखता होगा इस एग्रीमेंट में, मैं तुम्हें अपने यहां लिस्ट होने दूंगा बशर्ते तुम मेरे इन बातों को मानो। अब इन बातों को मानो, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे, उन्हीं सारे क्लॉज को सेबी क्या बना दिया, अब रेगुलेशन। तो लिस्टिंग एग्रीमेंट आज भी है, पर एग्रीमेंट के अंदर 10-12 क्लॉज भी ठीक से नहीं है। पहले होते थे 500-500 क्लॉज, और वो जो 500-500 क्लॉज थे वो कहां घुस गए? रेगुलेशन बन के सेबी लोडर रेगुलेशन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? अब देखो, इसका मतलब जहां सेबी का रेगुलेशन के नाम से वो चीज आएंगी, वो ज्यादा लीगल बाइंडिंग हो गया, चूंकि सेबी का लॉ है वो। अब क्लॉज एग्रीमेंट थोड़ा सा सस्ता लगता है, नहीं लगता है? अगर आप क्लॉज की बात करो, एग्रीमेंट की बात करो, तो बाइलैटरल लगता है, दो लोगों के बीच का। अगर कॉन्ट्रावेंशन हो भी गया तो एक दूसरे का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्शन ले लेगा। लेकिन सेबी उसके ऊपर लॉ बना देगा तो सेबी के लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो गया भाई। तो क्या अब लिस्टिंग से जुड़े हुए जितने भी क्लॉजेस होते थे लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, वो सारे क्लॉजेस कौन से फॉर्म में आ गए? अब रेगुलेशन के फॉर्म में आ गए। उस रेगुलेशन का नाम क्या रखा गया? सेबी लोडर रेगुलेशन। अब देखिए, सेबी लोडर रेगुलेशन का फुल फॉर्म देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, मतलब अगर आप लिस्ट होना चाहते हैं तो लिस्टेड होते वक्त कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, और उसके बाद लिस्टेड हो गए तो जिंदगी भर डिस्क्लोज करते रहना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा तो है, दो पार्ट में ना। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन का मतलब लिस्टिंग होते समय कुछ ऑब्लिगेशंस, और एक बार लिस्टेड हो गए तो कुछ नहीं करना, बस डिस्क्लोज करते जाना। सेबी के सारे लॉ डिस्क्लोजर लॉ ही तो होते हैं। आप कोई भी लॉ से, आईसीडीआर का फुल फॉर्म बोल दो, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। आप सेबी के किसी भी लॉ का नाम लीजिए, सब में वो डिस्क्लोज कराता रहेगा, है ना। और इसमें तो डिस्क्लोजर वर्ड ही है। अब डिस्क्लोजर वर्ड है तो समझ लीजिए भाई, इतना डिस्क्लोज कराएगा कि मतलब हद हो जाएगा। तुमको लगेगा कि डायरेक्टर जोर से सांस ले लिया तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, आहें क्यों भर रहा है तू? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? तो इतना डिस्क्लोजर, परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो आइए, पहले ये सब बात समझ में आया। अब तुमको एक सच का लिस्टिंग एग्रीमेंट दिखाता हूं। लेकिन सच का जो लिस्टिंग एग्रीमेंट देखोगे, क्या लगता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होगा या अब छोटा हो गया? वो अब वो छोटा हो गया है। उसको कौन रिप्लेस कर दिया बोलो? यस, किसी का भी लिस्टिंग एग्रीमेंट देखना चाहो, बीएससी लिस्टिंग एग्रीमेंट। एक्चुअली इन सब का लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या है? स्टैंडर्ड है, क्योंकि एग्रीमेंट इन लोगों का है पर बनाता सेबी है। बनाता कौन है? सेबी। इसलिए उसको बोलता है स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये तो पहले आ रहा क्लॉज, ये देख लो पहले, गाइडेंस नोट ऑन क्लॉज 36 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। अब ये क्लॉज खत्म हो गया, अब यही किस फॉर्म में आ गया होगा? रेगुलेशन नंबर। ये पुराने जमाने का बोल रहा है, आजकल थोड़ी चलता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिस्टिंग एग्रीमेंट होगा। ये देखो इसमें ये तो खैर दूसरा आ गया। ये देखिए, ये आ गया। क्या लिखा हुआ देखो तो, कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे होगा? क्या लिखा हुआ है देखो, जल्दी 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 इधर देखो जल्दी। लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये तो एग्रीमेंट तुम लोग को जो प्रोफेशनल में आओगे ना, ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव पार्ट। ये स्टैंडर्ड होता है, तुम लोग रट लोगे, है ना, कि कैसे हम लोग कोई भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं। जानते हो ना, सीएस हम लोग खुद ही एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, है ना। तो ये दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन दिस डे बिटवीन, एक तरफ कंपनी होगी, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज होगा। देखो ना, एक तरफ इशूअर, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज, तो दो पार्टी का नाम दिख गया। अरे किसी किसी के बीच में हुआ, इशूअर और स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी लॉ में कंपनी को क्या बोलते हैं? इशूअर। वेयर एज इसको रिसाइटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिसाइटल। कि स्टॉक एक्सचेंज का एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी वो इशूअर हमारे यहाँ लिस्ट होने आएगा, उसको क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग एग्रीमेंट लेके आना पड़ेगा। उसके बाद नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। अब यहाँ पे इशूअर हमेशा कंप्लाई करेगा सारे लॉ को, और सबसे इंपॉर्टेंट सेबी लोडर रेगुलेशन को जरूर, ये देखो लिख तो दिया कि सेबी लोडर, बस सेबी लोडर लिख दिया, अब काम खत्म। अब क्लॉज लिखने की जरूरत ही नहीं समझ में आया? पहले इसी में क्लॉज होते थे। देखो ये हो गया क्लॉज नंबर 1, ये हो गया क्लॉज नंबर 2। पहले होते थे, देखो 36 क्लॉज तो अभी दिखा दिया था, वो नहीं दिखा था क्लॉज नंबर 36। अरे 105 205 तक जाता था पहले, तो इन लोगों ने क्या कर दिया? क्लॉज हटा दिया। तो सीधा बोल दिया आप सेबी लोडर को मानो, माना जाएगा जिससे तुमने मुझे मान लिया, क्योंकि मेरी सारी रिक्वायरमेंट कहाँ घुस गई है अब? सेबी लोडर में। उसके बाद बोला जितने भी नोटिस गाइडलाइंस ये सब सेबी उबी के हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हैं, उसको मानते रहना, हमेशा क्या देते रहना? लिस्टिंग फीस देते रहना।
है ना। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को सब कुछ बताते रहना अपने बारे में, है ना, सब कुछ। ये देखो सब मिला कितने क्लॉज बचे, बस 7 बचे। उसके बाद यहाँ पे देख लो दोनों पार्टी का साइन हो गया, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो क्या लिस्टिंग एग्रीमेंट बस 7 ही क्लॉज है, और पहले कितने क्लॉज होते थे, 300, 200 क्लॉज होते थे। तो वही क्लॉज को कौन से फॉर्म में ले आया, सेबी लोडर रेगुलेशन। तो तुमसे कोई इंटरव्यू में ये सब पूछेगा तो अच्छा जवाब देना। जैसे 99% लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो गया, सेबी लोडर आ गया। अरे भाई एग्रीमेंट तो था, अभी नहीं था एग्रीमेंट, 7 क्लॉज का एग्रीमेंट नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि 7 क्लॉज में क्लॉज नंबर 2 में लिखा था कि 3 में लिखा था कि तुमको सेबी लोडर मानना पड़ेगा। सेकंड में अब सेबी लोडर मानना पड़ेगा, सेबी के सारे लॉ मानना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के सारे लॉ मानना पड़ेगा, तो लिख तो दिया हो। तो आज भी लिस्टिंग एग्रीमेंट है, पर वो क्लॉज कितने रह गए, बस 7। एग्रीमेंट आज भी होगा। हाँ उसी एग्रीमेंट में तुमसे साइन करवा लिया कि तुम सेबी लोडर को जिंदगी भर मानोगे, नहीं मानोगे तो डिलीट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो चलो इधर देखो, यहां से लेके यहां तक एक बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, तो चिल्ला चिल्ला के। D2H वाले बच्चे चिल्लाओ, तो चिल्ला के पढ़ो पढ़ो। क्या हो गया भाई, सज्जन को क्या दुख है? नहीं उसके पीछे वो बेचारा सोच रहा है कुछ, सोचने का नहीं, देख रहे हो ना सोचने से क्या होता है। बहुत लोग चले जाते हैं दुनिया से, मालूम है ना, इसलिए कभी सोचने का नहीं। चिंता चिता समान है, इसलिए मत सोचा कीजिए। एक्चुअली मैं भी बहुत सोचता हूँ, पर मैं अपने आप को समझाता रहता हूँ कि मुझे सोचना नहीं है। उसको मैंने देखा एकदम ऐसे, मन में सोचा कैसे शादी कर पाऊंगा, कहाँ भगा के ले जाऊं, है ना। सोचना नहीं, सोचना नहीं, इसलिए बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़ेंगे आप सोचेंगे नहीं। लिख लिया? अच्छा यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, देखो 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 देखो, ये कहां से लेके आ रहा हूं मैं, अभी दिखाया था बीएससी लिस्टिंग एग्रीमेंट, उससे कितने क्लॉज उठा लिया मैंने, 3, है ना। ऐसे हैं कितने, 7। तो डिट्टो वही कॉपी मारा तो है मैंने भी, ये देख लो ना, मैं लिख भी तो दिया यार, बीएससी का लिस्टिंग एग्रीमेंट उठाया मैंने। ठीक है तो शुरू करें अब सेबी लोडर, बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं, सेबी लोडर। मतलब सेबी ने तो ऐसे लॉ बनाया, सेबी ने एक लॉ बनाया, बोला लो और डर जाओ। क्या हो, लो और डर जाओ। अच्छा इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, सेबी है ना, सेबी तो होगा, सेबी का रेगुलेशन तो सेबी होगा। उसके बाद लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, बस इतने पहले रुकना है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जब लिस्टिंग होने आएंगे तो कुछ ऑब्लिगेशन हम बताएंगे आपको। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और बस लास्ट में रेगुलेशन 2015। तो सेबी लोडर रेगुलेशन। अच्छा लोडर की लोडर, हाँ तो टर बोल रहा हो, बताओ तो सेबी लोडर बोलो तो, सेबी लो रेगुलेशन, फुल फॉर्म सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। तो सेबी लोडर याद रहेगा, ठीक है। इसको हम सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन। देखो ये, ठीक है, याद रहेगा। चलो जी, सबसे पहले कब से लागू हुआ भाई, तो 2015, मुझे याद है 2015 में मैंने लिस्टिंग एग्रीमेंट बदल दिया था और ये पढ़ाना शुरू किया था। एक एडवर्टीजमेंट मैंने फेसबुक पे किया था उस समय, और न्यू एरा स्टार्ट्स, है ना, और वो एरा अभी तक चल रहा है। चलिए आइए, आप जानते हैं जनरली किसी भी लॉ का जो 3 नंबर का सेक्शन होता है या रेगुलेशन होता है या जो रूल होता है ना, वो चार्जिंग होता है ना। तो ये 3 नंबर वाला बता रहा है कि लगेगा कहाँ, तो लगेगा सबसे पहले तो लिस्टेड एंटिटीज पे। अच्छा सिर्फ कंपनी नहीं बोला, एंटिटी बोला, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे भी लगेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी तो है नहीं, पढ़ा तो है तुम लोग को, अरे पढ़ा नहीं दिया, म्यूचुअल फंड ही तो मेन था, बाकी तो छोटे मोटे बेकार के चैप्टर्स हैं, मेन तो कौन था, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो तुम्हारा समझा दिया अच्छे से। म्यूचुअल फंड में तुमने कंपनी थी क्या, म्यूचुअल फंड वो तो ट्रस्ट थी, लेकिन वो भी लिस्टेड है। अगर क्लोज एंडेड स्कीम की लिस्टिंग करा रही है तो लिस्टेड नहीं हो गया, तो इसलिए यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल किया, एंटिटी ओनली। एंटिटी में तो सब आ गया,
चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। कोई भी लिस्टेड एंटिटीज अगर उन्होंने अपने एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया है तब लगेगा। अच्छा लिस्ट नहीं कराया है तो नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। बोलो तो किन किन चीजों को तुमने लिस्ट कराया है? देखो तो सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मुझे तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में सिर्फ इक्विटी नजर आता है। बोलो कैसे? सर इक्विटी शेयर्स या कोई दूसरा है लेकिन वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है सर, तो कन्वर्टेबल है तो आज न कल किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। तो मुझे तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सिर्फ क्या नजर आता है? इक्विटी। चाहे आपने मेन बोर्ड पर लिस्ट कराया हो, चाहे एसएमई प्लेटफॉर्म पे कराया हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कराया हो। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आजकल क्या नाम हो गया? आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बताया था ना तुम लोग को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? तो इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में कौन कौन आ गया? इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, थोड़ा एक्टिव होके पढ़ो, मायूस मत रहो यार प्लीज। पता नहीं है तो माहौल ही ऐसा सा एकदम दुखी दुखी सा ऐसे करके जैसे लगता है लिस्टिंग नहीं वाइंडिंग अप हो रहा है। इतना सुनहरा पल चल रहा है, कंपनी लिस्ट हो रही है, ढोल तासे बजाए जाते हैं, घंटा बजाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। घंटी बड़ा है तो घंटा ही बोलूंगा ना, है कि नहीं? तो अभी मैं दिखाऊंगा वो बेल दिखाऊंगा जो बच्ची बोल रही थी कि स्कूल में बजता है और भी जगह बजता है। ए बी पॉइंट आ जाओ भाई। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, इसका मतलब प्योर डेट है। अरे नॉन कन्वर्टेबल का मतलब प्योर ही हो गया ना। नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, मुझे लगता है ये भी प्योर प्रेफरेंस शेयर हो गया। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो जिंदगी भर डेट ही रहेगा, तो ये भी प्योर ही हो गया। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो ये सब क्या हो गया? ये सब जानते हो ना तुम? परपेचुअल का मतलब चलते रहने वाला, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होगा, गया तो गया, लैप्स किया तो लैप्स। सब पढ़ाया हुआ तुम लोग यार। आईडीआर सिक्योरिटी रिसीट्स, जैसे याद होगा तुम्हें सरफेसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटाइजेशन होता है, और याद है वहां पे मॉर्गेज को हम सिक्योरिटी में बदल देते हैं। अरे पढ़ाया था तुम लोग को ये सब। मॉर्गेज को मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी नहीं पढ़ाया था? सिक्योरिटाइज डेट सिक्योरिटीज है ना, देखो आगे लिखा भी हुआ। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूनिट इशूड बाय द म्यूचुअल फंड। बताओ तो कौन सा यूनिट होगा ये? क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड? क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का थोड़ी लिस्टिंग होता है। और अदर सिक्योरिटीज, तो मुझे तो याद हो गया सर। सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिसके अंदर आ गया इक्विटी और कन्वर्टेबल। दूसरे नंबर पे आ गया सर प्योर डेट, प्योर प्रेफरेंस शेयर, चाहे नाम कुछ भी बोल लो। उसके बाद आईडीआर, उसके बाद सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अदर सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय सेबी। चलो जल्दी से बोलो कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बोलो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट, प्योर प्रेफरेंस शेयर्स, आईडीआर, सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ सेबी। याद रहेगा। चलो जी आगे देखते हैं अब। हाँ जी, अच्छा इसमें जो तुम्हारा वर्ड आया था बीच में ये सब नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इन सब का मीनिंग जानना है तो कहाँ जाइए? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, वहाँ आपको इसका पूरा डेफिनेशन मिलेगा। ये आपको पढ़ाया जाएगा प्रोफेशनल में। ये रेगुलेशन कहाँ पढ़ाया जाता है? प्रोफेशनल में। एग्जीक्यूटिव में ज़्यादातर ये टारगेट पे इक्विटी को रखते हैं। किसको रखते हैं? इक्विटी। डेट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये सब प्रोफेशनल में। एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग नाम से लग रहा सिक्योरिटी लॉ के पिताजी हैं वो, है कि नहीं? चलिए जी जरा सेबी लोडर रेगुलेशन का कंटेंट देखो, कितने चैप्टर्स हैं अगले पेज तक देखो तो। 12 चैप्टर्स हैं और रेगुलेशन 1 से लेके कहां तक है? 103 तक है। चलो चैप्टर 1 में कितने रेगुलेशन क्या है? चैप्टर 2 में रेगुलेशन 4 एक ही रेगुलेशन है। इसके अंदर क्या बताएंगे? प्रिंसिपल्स। 5 से 14 कॉमन ऑब्लिगेशन, मतलब सारे लिस्टेड एंटिटीज पे लगेगा। चैप्टर नंबर 4 जिन्होंने अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की लिस्टिंग कराई है, बस ये सब याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। चैप्टर नंबर 5 जिसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर और बोथ, इसका मतलब इक्विटी है नहीं इसमें,
चैप्टर 5 में इक्विटी नहीं है। चैप्टर 6 जिसने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भी कराया है और ये भी कराया है या दोनों ही कराया है, तो इसमें इक्विटी भी जुड़ गया। अगला चैप्टर 7 आपने आईडीआर, चैप्टर 8 सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, मिल रहा, टिक लगाते जा रहे हो मेन पॉइंट पे, है ना। उसके बाद आ जाओ चैप्टर 8 तक हो गया। चैप्टर नंबर 9 म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड पढ़ाया था तो सेबी लोडर का चैप्टर 9 बोला तो था वहां पे। उसका चैप्टर 10, अब भाई सेबी कंपनी का ही थोड़ी होगा भाई, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन स्टॉक एक्सचेंज का भी तो कुछ होता होगा। चैप्टर 11 एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, चैप्टर नंबर 12 मिसलेनियस। तो जरा बताओ अगर हम इक्विटी को लेके चलें तो कौन सा चैप्टर लगेगा? इक्विटी वाला पकड़ेंगे तो इक्विटी वाला पकड़ोगे तो मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है ये तो है ही, ये तो सब पे है। चैप्टर 4 तो पक्का है और चैप्टर 6 भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है। वो हो सकता है ऑप्शन में हो या एडिशनल में हो, है ना। तो देखा जाए तो मेनली हम लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, अब बहुत खींचोगे तो चैप्टर 6 तक पढ़ने की जरूरत है एग्जीक्यूटिव में। बाकी ये सब चीजें तो प्रोफेशनल। तो सारे चैप्टर पढ़ जाएंगे या कुछ? आइए, लिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर जो कंप्लाइंसेस मैं बताऊंगा दे कैन बी वन टाइम कंप्लाइंसेस, बस लिस्टिंग के समय में एक बार कर दो। क्वार्टरली कंप्लाइंसेस साल में 4 बार, हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस साल में 2 बार, ईयरली कंप्लाइंसेस साल में 1 बार, और इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस अगर इवेंट हुआ तो करो, नहीं हुआ तो मत करो। तो बताओ कंप्लाइंसेस कितने तरीके के हो सकते हैं सेबी लोडर में? वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इवेंट बेस्ड। बिना देखे बोलो। अब तुम चुनते रहना कि कौन वन टाइम है, कौन क्वार्टरली है, कौन हाफ ईयरली है, कौन ईयरली है और कौन इवेंट बेस्ड है। तो चलिए शुरू करें, कंप्लाइंसेस शुरू करें। चलो भाई, सबसे पहला ही मैं शुरू कर रहा हूं किससे? रेगुलेशन नंबर 6 से। ऐसे भी 6 लकी नंबर है। अच्छा मेरा ही है या और लोगों का भी है? पर पता नहीं लकी नंबर सब काम वाम करता है कि नहीं। कहाँ मेरा दोनों गाड़ी में से किसी में, ना मेरे स्कूटी में 6 नंबर आया, ना मेरे कार में 6 नंबर आया। मैं बड़ा सोचता रहा कि 6 तो आ जाए, बाकी चीज़ों में 6 आता रहा। जब तक दिन अच्छा रहता है सब अच्छा रहता है। कोरोना के बाद सब बिगड़ गया। 6 नंबर भी दूर भाग गया मेरे से। कोरोना से पहले हर चीज़ में 6 नंबर रहता था। मेरे फ्लैट में भी 6 नंबर है, गली में भी 6 नंबर है, बिल्डिंग में भी 6 नंबर है। मेरा ICSI का मेंबरशिप नंबर आया, उसमें भी 6 नंबर है। मेरा बर्थडे भी 6 नंबर पे है। हर चीज़ 6 चलता आया। लेकिन पता नहीं, यहाँ देखो यहाँ भी 6 नंबर है कंप्लाइंस ऑफिसर। जो बच्चा मर्जर एंड अमलगमेशन पढ़ रहा है, अप्रूवल भी CA 6 में आता है। देखना 6 नंबर पर ज़्यादातर अच्छी चीज़ें होती हैं। और किसी लोगों का कोई 6 नंबर उसका लकी रहा हो? हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि दुख कभी मिला नहीं है। लकी नंबर सब नहीं समझते हो तुम लोग, हैं? ये जब भी बोलती है अजीब ही बोलती है। बोलो तो क्या बोली? देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। वो बोली कैसे पता चलेगा कि लकी नंबर है? तो कोई बात, तुम बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो दुखी लोग होते हैं वही खोजते हैं कि क्या हो क्या ना हो। लेकिन चलिए, एक्चुअली इतनी कहानी इसलिए भी बोला कि तुमको याद रहे। रेगुलेशन नंबर 6 है ना। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 6 बहुत ही क्रांतिकारी रेगुलेशन है। इसको तो मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा, घुस जाऊंगा इसमें, एक वर्ड को खा डालूंगा। शुरू करें, जरा हेडिंग बोलो तो। कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन। आओ, रेगुलेशन नंबर 6 क्या बोला है? एवरी लिस्टेड एंटिटी, कम से कम कंपनी लॉ जैसा तो नहीं है कि 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तब। यहां बोला एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज इट्स कंप्लायंस ऑफिसर। साफ लिख दिया, कंपनी सेक्रेटरी ही क्या बनेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। साफ लिख दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? भारत में 50,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, तो 50,000 से ज्यादा तो ऐसे ही CS की जरूरत होगी। लेकिन देखिए डिमांड सप्लाई में कितना बड़ा गैप है। 50,000 लिस्टेड कंपनी है, 50,000 CS उनको चाहिए और 70,000 तो CS ही है। और 70,000 में से भी मेरे जैसे लोग जो प्रैक्टिस में, बहुत लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं।
जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीएस बन के सीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए भी बन गए। तो आप बताओ, डिमांड सप्लाई में तो बहुत बड़ा गैप है। और इससे सिर्फ लिस्टेड की बात कर रहा हूं, अनलिस्टेड में 10 करोड़ से ऊपर वाली बहुत कंपनी होगी। लेकिन फिर भी बताइए, इसका सीधा सा मतलब है लॉ का इस देश में कंप्लायंस नहीं हो रहा है। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लायंस ऑफिसर नहीं रखा है। इसका मतलब अरे 50,000 यही लोग उठा लेंगे, ऊपर से रिलायंस में एक कंपनी सेक्रेटरी होगा कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में 50-50 कंपनी होगा, 50-50 सीएस होगा। तो बताइए, बड़ी बड़ी कंपनी 50-50, अरे टॉप 10 कंपनी भी 50-50 उठा ली तो 500 तो वही ले गया। तो कंपनी सेक्रेटरी के डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा फर्क है। वो तो आईसीएसआई को थोड़ा ना मिनिस्ट्री पे, सेबी पे प्रेशर बना बना के ऑडिट करवाना चाहिए, कंपनी पे छापा पड़ना चाहिए कि आपके यहाँ सीएस है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद सीएस का रिक्वायरमेंट कैसे निकलता है। पर वही बात है, आईसीएसआई को भी लगता है कि कहीं ये छापा हुआ मरवाया और सीएस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा निकल गई और सीएस तो है ही नहीं मार्केट में। रिजल्ट ये देंगे नहीं, तो इनको तो फिर मार्क्स पे देखना है कि करना क्या है, कैसे 60 को क्या बनाना है। जो भी है, आपको नहीं लगता डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है सीएस में? है साहब, मैंने बोल दिया। देखो यहाँ पर रेगुलेशन 6 को ही पढ़ लो, अकेले रेगुलेशन नंबर 6 50,000 कंपनी सेक्रेटरी को नौकरी दे दिया, नहीं दे दिया है कि नहीं? सीधा बोल दिया हर लिस्टेड एंटिटी को कंपनी सेक्रेटरी को ही क्या बनाना है, कंप्लायंस ऑफिसर। कोई दूसरा नहीं चलेगा, ना सीए, ना सीडब्ल्यूए, ना आईआईटी का इंजीनियर, ना आईआईएम का एमबीए। सिर्फ कौन चलेगा? ओनली द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। और मेंबर ऑफ आईसीएसआई कौन बनता है? जो सीएसडब्ल्यूटी में पास हो जाता है, एग्जीक्यूटिव में बार बार फेल हो जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव जैसे रगड़ते पकड़ते पास होता है, और प्रोफेशनल में भी ठीक ठाक से पास हो ही जाता है। प्रोफेशनल का रिजल्ट फिर भी ठीक देते हैं, एग्जीक्यूटिव में तो बाप रे बाप खून का होली खेलता है ये लोग। नहीं, आइए चलिए, कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम होगा बताओ? कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम होता है, बोलो सर? सबसे पहले जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल हैं उसका इन लेटर और इन स्पिरिट दोनों में ही क्या करवाना, कंप्लायंस कराना। तो ओनली लेटर में कंप्लायंस कराना या स्पिरिट में? स्पिरिट का मतलब दिल से, है ना? चलिए, उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते रहेंगे। किस बात का रिपोर्टिंग करते रहेंगे? अच्छा, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज को भी रिपोर्ट करेंगे, डिपॉजिटरी को भी रिपोर्ट करेंगे? अरे बोलो, तीनों को ना? अच्छा, एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, यहाँ सेबी है। बोर्ड का मतलब यहाँ कौन है? सेबी। तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, यही 3 रेगुलेटर हैं। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी को रिपोर्ट करते रहेंगे कि कंप्लायंस स्टेटस क्या है, कंप्लायंस स्टेटस क्या है। कोई दिक्कत? चलो आगे। उसके बाद वो देखता रहेगा कि कंपनी में करेक्ट प्रोसीजर चल रहे हैं कि नहीं। जो भी कंपनी क्या करती है, फाइलिंग करती है। क्या करती है? फाइलिंग। जो रिपोर्ट की फाइलिंग होती है, स्टेटमेंट की फाइलिंग होती है, इंफॉर्मेशन की फाइलिंग होती है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं, कहीं कोई झूठी फाइलिंग तो नहीं हो रही। ये सब देखना किसका काम? कंप्लायंस ऑफिसर का। उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल डिवीजन का जो ईमेल एड्रेस है उसको भी कौन मॉनिटर करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। इसका मतलब समझे? जैसे ग्रीवांस का मतलब शिकायत, तो शिकायत के लिए हर कंपनी एक ईमेल आईडी डाल देती है, जैसे grievance@RIL.com। ठीक है, अगर रिलायंस से आपको कोई ग्रीवांस से शिकायत है तो आप इस पर मेल कीजिए, तो उस मेल को चेक कौन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। याद रहेगा। चलिए, लेकिन ये लोग ना प्रोवाइजो लगाना छोड़ेगा नहीं। इन्होंने बोल दिया सारी कहानी अच्छी है, बस रेगुलेशन 6 उन पर अप्लाई नहीं होगा जो म्यूचुअल फंड है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी तो है नहीं जो कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उनको छोड़ दिया। तो क्या म्यूचुअल फंड को भी अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी? ना, म्यूचुअल फंड को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पर उनके एएमसी को तो है। अरे उनका एएमसी क्या होता है? कंपनी होता है ना। हाँ, लेकिन जो म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है, क्या उसको अपॉइंट करने की जरूरत है? ना, उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। तो एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज म्यूचुअल फंड। बाकी हर लिस्टेड इशूअर को क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली? आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए कंप्लायंस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि आपको 203, 204, 205 ऑफ कंपनीज एक्ट और रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन हमेशा याद रहना चाहिए। कोई भी पूछे कंपनी सेक्रेटरी क्या है ना, पहली गोली 203, दूसरी गोली 204, तीसरी गोली 205, उससे भी नहीं मरा तो रेगुलेशन 6 नाम का बम फोड़ देना, खत्म। सामने चिथरे चिथरे उड़ जाएंगे सामने वाले। क्या बोलते हो? तो बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या बोलेंगे हम लोग? 203, 204, 205 और रेगुलेशन 6 ऑफ द सेबी लोडर रेगुलेशन।
203 क्या है? केएमपी के रूप में हम अपॉइंट होते हैं। 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। 205 फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। रेगुलेशन 6 कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, तो रेगुलेशन 6 मुझे लगता है तुमको हमेशा ही याद रहेगा। इसलिए जितने भी लिस्टेड एंटिटीज हैं सबका कंप्लायंस ऑफिसर तुम देखोगे कौन बनता है? कंपनी सेक्रेटरी साहब, है ना। बाकी वो बच्ची उस समय से गुस्सा है कि ओपनिंग बेल नहीं दिखाया मैंने, एक बार मैं दिखा देता हूँ। और सबसे अजीब बात यह है कि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक कंपनी का लिस्टिंग हुआ था और उसके ओपनिंग बेल में अजय देवगन ही चीफ गेस्ट था और उसने ही बेल रिंग किया था। दिखाऊं? चलो, अरे ये क्या कर दिया मैंने, काजोल पिक्चर भी दूँ। अरे ये देखो, मंदिर वाला नहीं, ये क्या है? जल्दी बताइए क्या हो रहा है? किसी कंपनी का क्या हो रहा है? लिस्टिंग हो रहा होगा, तो उस कंपनी ने इसको बुलाया होगा क्या एग्जैक्टली? एज अ चीफ गेस्ट। देखिए, कौन है ये? है ना। और ये देखो, ये कौन कर रहे हैं? ये कौन? देख लिया? तो ऐसे ही जब लिस्टिंग होती है ना, जब पहली बार ऐसे बेल बजा के फिर लिस्टिंग चालू हो जाता, मतलब ट्रेडिंग चालू, है ना। तो ये है, तो ये स्कूल वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये मौका मिला है स्कूल में घंटी बजाने का? मतलब कभी कभी टीचर बोल देते हैं प्यून उन आगे पीछे ना रहे या कुछ भी, तो चलो तुम ही बजा दो। ऐसा कभी हुआ तुम लोग के साथ? है? फेक फेक भी बजा रखा, लंच हुआ नहीं बजा के भाग गए? अरे बाप रे, नहीं ऐसा काम तो मैंने नहीं किया, मैं काफी शरीफ था, इसका मतलब तुम लोग बहुत बदमाश थे। चलिए, हाँ जी, शुरू करें फिर। रेगुलेशन नंबर 6 खत्म, अब हम आ रहे रेगुलेशन नंबर 7, है ना। चलिए, रेगुलेशन नंबर 7 देखो, ठीक है। शांति शांति, इधर देखिए। आप लोग ना कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में आरटीए के बारे में पढ़े थे, याद है? आरटीए तुम लोग भूल भाल गए हो, सब कुछ भूल गए आरटीए के बारे में। बता तो, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट कितने तरीके का होता है? 2। पहला कौन, दूसरा कौन? कैटेगरी फर्स्ट क्या कर सकता है? दोनों के रूप में काम कर सकता है। और कैटेगरी सेकंड, चाहे वो आरटीआई बने चाहे एसटीए बने, याद है? अच्छा, बाकी एक बात बताओ, कोई कंपनी का सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता था कि कम से कम वो कितने, 1 लाख, अगर 1 लाख है, कितना था? 1 लाख ना, अगर 1 लाख इन्वेस्टर्स को संभाल रहा है पहले से, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है एसटीए। तो वो कौन कैटेगरी फर्स्ट बनता था या कैटेगरी सेकंड बनता था? कैटेगरी सेकंड बनता था, क्योंकि दोनों कैसे बनेगा वो, है कि नहीं? याद है ना ये सब चीजें? वही आ गए यहाँ पे। आओ पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, आओ। हर लिस्टेड एंटिटी को अपना ध्यान से सुनेगा, जो आपका शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और शेयर ट्रांसफर होता ही रहता है, तो या तो आप मैनेज करवाइए किससे? शेयर ट्रांसफर एजेंट से, या आप मैनेज कराओ इन हाउस। तुम्हें क्या लगता है, कंपनी इन हाउस करती है ज्यादा या आउटसोर्स कर देती है? किसको आउटसोर्स कर देती है? आरटीए को। इसलिए आप देखिएगा, हर लिस्टेड एंटिटीज के अंदर आपको आरटीए मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी लिस्टेड कंपनी का वेबसाइट उठा लीजिए, आपको आरटीए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हैं, कितना कौन संभालेगा यार। इससे अच्छा है काम किसको दे दो, अलग से एक आउटसोर्स कर दो किसी कंपनी को, अपना कंपनी 24 घंटे ये काम करती रहे। तो क्या कंपनी को शेयर ट्रांसफर प्रोसेस पे क्या काफी सीरियसली सोचना है, या इसको नॉर्मल काम समझना है या स्पेशल काम? तो या तो उसके लिए आउटसोर्स कीजिए, अलग से क्या अपॉइंट कीजिए, आरटीए, या इन हाउस मेंटेन कीजिए। अब इन हाउस मेंटेन करेंगे तो देखो आप यहां लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इन हाउस हैं, क्या है? इन हाउस, और आप कितने लोगों का काम संभाल ले रहे हैं?
1 लाख से ज्यादा, तो ठीक है भाई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्टर हो जाइए सेबी के साथ, बोर्ड का मतलब सेबी के साथ एज अ कैटेगरी सेकेंड, और नहीं तो भाई अलग से अपॉइंट करो क्या, आरटी, ये ना। तो इन हाउस अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, यस। तो इन हाउस ऐसे ही बोल दोगे इन हाउस संभाल रहे हैं, या सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कैटेगरी सेकंड, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। नहीं रजिस्टर्ड हो पा रहे हो तुम तो फिर आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। मतलब सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इन हाउस होगा तो भी और आउटसोर्स होगा तो भी। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो आरटीए बाकी आउटसोर्स वाले जो आरटीए होंगे तो सेबी रजिस्टर्ड ही होंगे। तो इन हाउस, अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं नहीं नहीं मेरा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट देख ले रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, देख ले रहा है, क्या मतलब है, आप पहले रजिस्टर होइए हमारे साथ। मतलब सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे आउटसोर्स्ड हो चाहे इन हाउस। अब इन हाउस तभी रजिस्टर हो पाओगे जब 1 लाख से ज्यादा को तुम संभाल रहे हो। अगर 1 लाख से कम है तो तुम तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते। बस एक ही ऑप्शन बचा, आउटसोर्स। क्या बचा, आउटसोर्स। इस पर ना क्वेश्चन प्रैक्टिकल बना के पूछ सकता है वो लोग। तो इन हाउस के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है इन हाउस के लिए, कि 1 लाख से ज्यादा हो और सेबी के साथ आप एज ए कैटेगरी सेकेंड रजिस्टर्ड हो। और अगर नहीं रजिस्टर्ड तो आपको आउटसोर्स आरटीए, मतलब बाहर से आरटीए आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से, शांति से सिर्फ सुनते मत रहो प्लीज। मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही आज शांति है, या तो मौसम कुछ इस तरीके का है, एकदम बच्चे सारे के सारे बच्चे आंखों से अजय देवगन बने हुए हैं, सब ऐसे देख रहे हैं। कुछ भी पूछो पता नहीं, है ना, मुंह पूरा खुल ही नहीं रहा किसी का। अभी मैं किसी को उठा के पूछ लेता हूँ, देखो ना मुंह कैसे खुलता है, देखो बहुत देर हो गया तुम लोग। अच्छा, जो जितने भी एक्टिविटीज होंगे इन रिलेशन टू आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, क्या फिर वही बात, आइदर इन हाउस या आरटीए, ये फिर से बोल रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं बार बार दोनों के साथ क्या वर्ड लगा हुआ है, रजिस्टर्ड विद बोर्ड। दोनों ही रजिस्टर्ड विद बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड का मतलब रजिस्टर्ड विद सेबी। अब सुनिए, आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और किसको जमा करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। जैसे जैसे मैं टिक लगाता हूं लगाते जाओ। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट किसको जमा होना है, स्टॉक एक्सचेंज को। अरे भाई लिस्टिंग एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सारी फाइलिंग्स किसको होगी, स्टॉक एक्सचेंज को होगी। किस बात की फाइलिंग है ये, सर इस बात की फाइलिंग है कि ऊपर लिखे गए 1 और 2 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। और याद रखिएगा ये आपका सर्टिफिकेट क्या है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है, ईयरली है। कितने दिन में फाइलिंग करोगे, 30 दिन में, है ना। और इस सर्टिफिकेट पर साइन कौन करेगा, कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर प्लस, एंड का मतलब प्लस शेयर ट्रांसफर एजेंट का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर कंपनी ने बाहर से एसटीए अपॉइंट किया है तो। नहीं तो सिर्फ कौन साइन कर देगा, कंप्लायंस ऑफिसर। तो रेगुलेशन नंबर 7 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा, कंप्लायंस ऑफिसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अगर आपने आउटसोर्स कर रखा है तो इस सर्टिफिकेट पे कंप्लायंस ऑफिसर भी साइन करेगा और शेयर ट्रांसफर एजेंट का कोई ऑफिसर साइन करेगा। किस बात का साइन करेगा, कि हाँ हाँ ये रेगुलेशन 7 का कंप्लायंस हमारे यहाँ हो रहा है। हम या तो सेबी रजिस्टर्ड इन हाउस हैं या सेबी रजिस्टर्ड आरटीए से अपना काम करवाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, जल्दी बोलो। चलिए जी, अब वो सुनहरा पल आ गया जब आपको मेरे MG हेक्टर, पूरा बोलूंगा, MG हेक्टर प्लस 7 सीटर 2023 फेसलिफ्ट टॉप मॉडल, सब बोलना, व्हाइट कलर, ये भी तो बोलना है ना, CS का लोगो लगा हुआ है ना। और हाँ 4 टायर वाली, भाई तो 5वां टायर भी पीछे रहता है ना, स्टेपनी। अब उसका पार्टी फंक्शन में जो लेमन जूस तुम लोग के लिए मंगवाया है, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बांट दूं, पढ़ते भी रहेंगे खाते भी रहेंगे, या ब्रेक में दूं, ब्रेक में दूं। ब्रेक कहाँ होने वाला है, अच्छा ब्रेक होने वाला है तो ब्रेक कर दूं उसके बाद दूं। तो ये 12:50 हो ही गया, अबे क्या बन हो गया, बात करते करते तुम 55 कर दोगे, जल्दी बोलो। ब्रेक कर दूं, बीच में अपने लंच के साथ ही उसको मिला उला खा लोगे, पक्का। तो चलो, लेकिन मैं बंटवा पहले देता हूं, तब तक मैं रेगुलेशन 13 पर आ देता हूं। हाँ रेगुलेशन 13 तब तक पढ़ा देता हूं, 1 सेकंड का है। चलिए बांटना शुरू करो, बांटना शुरू करो, तब तक मैं रेगुलेशन 13 कंप्लीट करा रहा हूं। 1 बजेगा तब ब्रेक होगा ना। तो चलिए आइए, चलो इधर देखो। अरे अभी बढ़ता भी रहेगा, कोई बात नहीं, घबरा क्यों, सब ऐसे देख रहा है, आ क्या रहा, कुछ नहीं, एक लेमन जूस है बस।
25 पैसे वाला लीची टॉफी, खाए हो कभी लीची टॉफी? हाँ, फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होता है, वो कब खत्म होता है? 31 मार्च को। आ गया कि नहीं आ गया? कि ऐसे ही मैंने इन लोग को अप्रैल फुल बना दिया क्या? नहीं 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 नहीं, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, देखो तो। नहीं आया, अप्रैल फुल बन गया। अच्छा, मॉड्यूल सेकंड वाले के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अप्रैल फुल भी तुम ही लोग बने थे। अच्छा, तुम लोग का वीडियो देख लिया मैंने, पूरा खड़े भी हुए हो सम्मान में। हाँ हाँ, तो हो गया ना, तो अप्रैल फुल बन गया ना। एकदम टीचर के सम्मान में खड़ा भी सब हुआ है, पढ़ भी सब रहा है, तुम सब का चेहरा वगैरह मैंने देख लिया। वो वीडियो देखे थे तुम लोग? नहीं, बड़ों की तो इज्जत करते हैं, लेकिन अच्छा सीनियर इस वजह से कर रहे थे, तुमको पहले से पता था? अरे तुम तो छोड़ ही दो, गजब के अप्रैल फुल बने थे भाई तुम लोग। अब चाहे तुम लोग शर्म से पानी पानी हो गए, वो बात अलग है ना। वो वीडियो दिखाना अपने घर वाले को कि देखो मम्मी हम कैसे बेवकूफ बने थे आज। दिखाया था घर पे? क्या बोल रहा? घर जा रहे थे तुम? पर सर तो थे। अच्छा, इसको रोका है, इसका रोका हो गया है। चलिए एक सेकंड, जल्दी जल्दी देखो, बच्चा सबका मुंह वो हो रहा है। तो जानवरों की लाट टपकती है यार तुम लोग। अभी अभी देख रहा हूँ, ब्रेक मिलेगा, पहले देखता हूँ ना है आया कि नहीं। पहले तुम लोग के साथ कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बन गया है? हितेश सर ने तो खैर बहुत कुछ खिलाया था बच्चों को। मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ाते हैं ना, वो पार्टी देने के लिए मॉड्यूल सेकंड में भी आ जाएंगे, ये बोलना चाह रहे हो? घर पे जाके पार्टी नहीं दे देंगे वो? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। नहीं, ये तो रेगुलेशन 13 तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अरे जल्दी जल्दी बच्चों को बांट दो अगर लाए हो तो। क्या है बताओ? और मैंने इंग्लिश वाला OR बोला है। अरे कोल्ड ड्रिंक, अच्छा कोल्ड ड्रिंक दुकान पे रखवा दिया, पैसा दे के ले सकते हो कोल्ड ड्रिंक। वाह वाह, क्या बात है। चलिए आ जाइए, रेगुलेशन नंबर 13 देखते हैं आप। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अरे देखो इधर, ग्रीवांस का मतलब लिखो शिकायत, लिखो हिंदी में शिकायत। शिकायत, शिकायत लिख लिया, शिकायत। रिड्रेसल का मतलब निपटारा, निपटारा लिखा। शिकायत का निपटारा करने का क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म है ना? ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ मैं तुम ही लोग के लिए देख रहा हूं कि हो गया कि नहीं। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक होता है कि ब्रेक मैं करता हूं? तुम लोग ये पावर छीन चुके हो क्या मेरे से कि एक बज जाएगा और ब्रेक अपने आप हो जाएगा, आपका मुंह चुप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा, हम लोग खाना शुरू कर देंगे? ब्रेक तो मैं ही दूंगा ना, एक पर एक सब है भाई। आइए, सबसे पहले कितना टाइम लगेगा वहां पे? रेनू क्या टाइम लगेगा पूछो उससे। सब बच्चा रुका हुआ है, वो जल्दी करो, स्पीड। आइए, जल्दी जल्दी। अच्छा, D2H वाला बच्चा सब बोल रहा है कि इन लोगों को कैसे मिलेगा? है पेटीएम प्रतीक, जल्दी जल्दी कर दो। अरे वाह, अच्छा कुछ बच्चा को जो मिला ना दो नौकर, हाँ जल्दी से पानी दे दो, गोलगप्पे वाला। एक कोई इवेंट होगा ना तो मैं सोच रहा हूं तुम लोग के लिए गोलगप्पे रखवाऊं, कैसा रहेगा ले बताओ? बच्चा टूट पड़ेगा पूरा है। अच्छा रहेगा, हर गोलगप्पे में एक सेक्शन डाल के पिला दूंगा हैं? अरे भाई कुछ ज्यादा ही महक आ रहा है यार ये समोसा का है। चलिए एक बार थोड़ा D2H वाले बच्चे को दिखा देता मैं समोसा। 5 चॉकलेट नहीं, 5 रुपए वाला चॉकलेट आइए चलो इधर देखो। हाँ जी, अरे अरे कोई बात लो, आपस में डील कर, तू समोसा नहीं खाएगा मुझे दे देना, ये सब डीलिंग चल रही है यहाँ पे, मैं तुम्हें अपना चॉकलेट दे दूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ जी आ जाओ
जितने भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको एडिक्वेट स्टेप्स लेने हैं फॉर एक्सपीडियस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट। एक्सपीडियस का मतलब जल्दी जल्दी, लिखो एक्सपीडियस का मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी निपटारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी निपटाना होना चाहिए। तो धीरे धीरे निपटारा होना चाहिए कि जल्दी जल्दी? जल्दी जल्दी निपटारा होना चाहिए। उसके बाद देखो तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनी को अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। कहां, किस पे? स्कोर्स पे। स्कोर्स क्या होता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नाम का एक चैप्टर है, वहां पढ़ोगे। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें कोई भी कंपनी के खिलाफ क्या कर सकता है? कंप्लेंट कर सकता है, और सेबी उस कंप्लेंट को देखता रहता है। तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कहां? स्कोर्स पे रजिस्टर होना पड़ेगा, और आपको इन्वेस्टर्स कंप्लेंट को इलेक्ट्रॉनिकली बढ़िया ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। और हर लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली बेसिस पर, ध्यान से सुनो, किस बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पर। हर क्वार्टर के कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर। तो बताओ तो जरा, जनवरी फरवरी मार्च है तो 21 अप्रैल तक, अप्रैल मई जून है तो 21 जुलाई तक आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में क्या क्या लिखना है सोच देखो, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, नंबर 2 दोज रिसिव ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो ये ऐड हो गया, और तीसरा डिस्पोज ड्यूरिंग द क्वार्टर, और चौथा अभी भी कौन अनसॉल्व रह गया। ये बात समझ में आया? ये तुम्हारे अकाउंट जैसा नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन होता है, फिर देखा जाता है कितना सॉल्व हुआ, और फिर लास्ट में कितना अभी भी बच गया। अच्छा, जो बच गया होगा अगले क्वार्टर में ऐड हो जाएगा जाके, क्या वो अगले क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होगा? बोलो। जैसे मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इधर देखो, जनवरी टू मार्च ये क्वार्टर है। तो सबसे पहले तुम जनवरी में शुरू हुए होगे तो बोलोगे कि सर 10 कंप्लेंट था, बीच में कितना मिला? 40, सब मिला के कितना हो गया? 50। इस 50 में से हमने मालूम चला 45 को सॉल्व कर दिया, और 5 क्या रह गया? अनसॉल्व। तो क्या ये 5 जो है ये अप्रैल टू जून वाले में चला जाएगा? अप्रैल टू जून वाले का क्या हो जाएगा? ये 5 ओपनिंग बैलेंस। तो आपको एक क्वार्टर के बारे में 4 चीजें बतानी है, बोलो क्या क्या? ओपनिंग क्या था, बीच में कंप्लेंट कितना ऐड हुआ, कितना सॉल्व हुआ, और कितना अनसॉल्व्ड है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो ये आपको करना पड़ेगा, और ये एक स्टेटमेंट बना के क्वार्टर खत्म होते ही कितने दिन में? 21 दिन में आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब समोसे की बहुत ज्यादा सुगंध है ना आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लग नहीं रहा है कि अब पढ़ाना आगे ठीक होगा। मुझे लगता है मुझे ब्रेक दे देना चाहिए जिससे बच्चे प्यार से खा सकें। तो इसके बाद हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो आपका ब्रेक स्टार्ट होता है अब 1 बजे, मैंने ब्रेक दिया है, 1:25 पर हम वापस मिलेंगे। तो ये आपका एग्जैक्टली समोसा ब्रेक, समोसा ही है ना, ये समोसा ब्रेक किसकी वजह से मिला? ये MG हेक्टर पार्टी, ठीक है। चलिए जी, 1:25 में हम वापस मिलेंगे।